हम लोगों के राजनीतिक गुरु कहिए, आदर्श कहिए, उनकी पुस्तिका के एक अध्याय पर आज की बातचीत को केंद्रित किया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसे विषय पर आज बातचीत की है जो आपके रोजमर्रा के जीवन को संचालित करने वाली चीज है। परिवार की संस्था, समाज की संस्था। आज हम इस पर बात नहीं करते, क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता है कि हमारी आजादी में हमको जो आजादी मिलनी चाहिए, उस आजादी में परिवार की संस्था, समाज की संस्था कहीं न कहीं बाधक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किशन जी के उस लेख को, बहुत छोटा लेख है, बहुत सारगर्भित लेख है, उसको पढ़ा होगा। और पढ़ने के साथ आपने इस बात को भी रेखांकित किया होगा कि वह लेख जिस समय लिखा गया था वो करीब आज से 40 साल पहले का समय था। 40 साल पहले वह लेख लिखा गया। परिस्थिति क्या थी कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नौजवानों के एक बड़े समूह ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। अब समस्या यह थी कि जिन नौजवानों ने, जिन स्कूल कॉलेज के बच्चों ने और कॉलेज की दहलीज से अभी अभी निकले नौजवानों ने अपनी पूरी जिंदगी जिस मिशन में लगाना शुरू किया था, उनके जीवन में सामंजस्य, संतुलन कैसे बैठे, उस समय के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता, या यूं कहिए कि उन नौजवानों के नेता होने के नाते किशन पटनायक ने अपनी यह एक नैतिक जिम्मेदारी समझी कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाए, और ऐसे नौजवानों को सम्मान देने लायक परिवार का ढांचा कैसे बने, समाज की मानसिकता कैसे बने जो इन नौजवानों को एक ऐसे अपने आदर्श के रूप में देख सके, सम्मान के साथ अपने समाज में उन्हें याद कर सके, परिवार में उन्हें स्थान दिला सके। इस तरह के मानस के निर्माण के लिए किशन जी ने इन लेखों को लिखा था। ये तो पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में ये निबंध लिखे गए। किशन जी ने भरपूर कोशिश की है कि बहुत आम फाम भाषा में इस लेख को लिखा जाए ताकि आम आदमी समझ सके। उसके लिए कोई बहुत अतिरिक्त बौद्धिकता की जरूरत न हो। इस लेख को समझने के लिए इस नजरिए से, इस शैली में यह लेख लिखा गया है। देखिए, इसके थोड़ा अकादमिक एक फलक भी है। उस फलक पर भी इस लेख को समझा जाना चाहिए कि परिवार का मतलब क्या, परिवार की क्या परिभाषा है। और परिवार की परिभाषा में दो तीन बातें किशन जी ने इस लेख में रेखांकित किया है। एक तो उन्होंने कहा कि ये खून का रिश्ता या ब्लड रिलेशन, जिससे एक ममत्व की धारणा पैदा हो जाती है, ममत्व का बोध पैदा हो जाता है हर आदमी के अंदर। एक साथ जब आप रहते हो लंबे समय तक, जैसे आप लोग अगर पार्ट 1 के स्टूडेंट हो और एक साथ आप एमए तक पढ़ो, एमफिल तक पढ़ो, तो आपस में एक रिश्ता विकसित हो जाता है। वैसे ही अगर परिवार में दो लोग, माँ पिता बच्चे, दादा दादी, एक साथ अगर रहते हैं तो लंबे समय तक रहते रहते एक दूसरे की आदत बन जाती है और एक दूसरे के प्रति ममत्व पैदा हो जाता है। उसका ममत्व पैदा होने का क्या मतलब है कि उसका सुख हमारा सुख लगने लगता है, उसका दुख हमारा दुख लगने लगता है। तो एक तो ये ममत्व की अवधारणा
परिवार के केंद्र में है। और दूसरी चीज है वह है संपत्ति पर स्वामित्व का मामला। हम संपत्ति के साझे हकदार होते हैं। साझे हकदार होने से भी आपस में एक और ममत्व भी पैदा होता है और वहीं दूसरी ओर हमारे हिस्से ज्यादा आ जाए, उनके हिस्से थोड़ा कम रहे, इस तरह की एक बेईमानी भी पैदा होती है। परिवार के केंद्र में यही दो चीजें हैं, संपत्ति पर अधिकार की भावना और आपस में ममत्व की धारणा। कई बार ये दोनों चीजें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगती हैं। जब वो जाने लगती हैं तो एक संकट की स्थिति पैदा होती है कि परिवार से पहले भी व्यक्ति आता है। और हम सभी जानते हैं कि जो आधुनिकता का दौर है, उस आधुनिकता के दौर में यह व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आधुनिकता ने एक मूल्यबोध हमारे अंदर पैदा किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है। और जब हम एक परिवार में रहते हैं तो कई बार अपनी स्वतंत्रता को बाधित महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा या हमारे सिबलिंग्स हमारी आजादी को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं। तो अब व्यक्ति की आजादी, जिसे आधुनिक काल में एक बड़े मूल्य के तौर पर परोसा गया, और दूसरी ओर परिवार के अंदर का ममत्व, ये दोनों कई बार एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं। अब किशन जी यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि जब इस तरह की स्थिति हो तो हमको क्या करना चाहिए। हम एक समय के बाद ये सोचने लगते हैं कि हमको अपने बेटे के लिए ये करना चाहिए। हमारे पिता सोचने लगते थे कि हमको अपने बेटे के लिए करना चाहिए। तो अपने संतानों के लिए करने की कोशिश में हमारे जो एक सामाजिक भूमिका है, हमारा जो एक सामाजिक दायित्व है, एक राष्ट्रीय दायित्व है, उधर से थोड़ा कटने लगते हैं। जब उधर से कटने लगते हैं तो परिवार के हित में ज्यादा सोचने लगते हैं। तो हम परिवार के लिए तो ईमानदार हो जाते हैं, लेकिन समाज में हमारी छवि बेईमान की होने लगती है। यानी हम अपने सामाजिक दायित्व में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को सीमित करने लगते हैं। तो व्यक्ति कई बार बेईमान ईमानदार हो जाता है। और इससे पलटकर भी कहा जा सकता है कि सामाजिक भूमिका में वो ईमानदारी निभाता है तो व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो व्यक्तिगत जीवन में उसे बेईमान कहा जाने लगता है। जो खुद गांधी को कहा जाता रहा। गांधी ने पूरे देश दुनिया के लिए तो किया, लेकिन खुद उनके अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाए। ऐसा कई लोगों का मानना है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं। तो इन दोनों के बीच जब तक व्यक्तिगत दायित्व, पारिवारिक दायित्व और सामाजिक दायित्व, इनके बीच संतुलन नहीं बैठेगा, तब तक एक बेहतर मानव समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और बेहतर मानव समाज नहीं बनेगा तो हम सभ्यता के विकास में आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके लिए किशन जी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को परिवार के ममत्व के साथ जुड़ना होगा, उसके संदर्भ में इसको परिभाषित होना होगा। उसी तरीके से ममत्व की अवधारणा को समाज के प्रति प्रेम की अवधारणा में परिभाषित होना होगा। यानी अगर आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को परिवार के प्रति ममत्व से जोड़ते हैं, तब आपकी चेतना का विकास इस रूप में होता है कि आप उसे समाज के प्रति अपने दायित्व में तब्दील कर सके। और जब समाज के प्रति दायित्व में तब्दील करते हैं, तब वह ममत्व प्रेम में बदल जाता है। और वह प्रेम मानव मात्र के प्रति होता है, प्रकृति के प्रति होता है। और आपकी चेतना का जिस तरह से विकास होता है, प्रेम का दायरा उतना ही विस्तृत होता जाता है। हम इस नजरिए से सभ्यतागत विकास को देखें कि क्या जिसको हम लोग कहते हैं कि हम आधुनिक सभ्यता में बड़े विकसित राष्ट्र के रूप में अपने को तब्दील कर रहे हैं,
तो क्या हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चेतना पारिवारिक ममत्व की चेतना में रूपांतरित हो रही है, और क्या पारिवारिक ममत्व की चेतना सामाजिक प्रेम में रूपांतरित हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो हम सचमुच विकसित हो रहे हैं, हमारी चेतना का विकास हो रहा है। अन्यथा हम संकुचित हो रहे हैं, हम व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इस तरह से उलझ रहे हैं जिसमें न अपने साथ न्याय कर पा रहे हैं, न परिवार के साथ न्याय कर पा रहे हैं, न समाज के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि भौतिक उन्नति के पद में जो विकास की अवधारणा हम लोग देखते रहे हैं, क्या वह एक उन्नत और सभ्य मनुष्य का निर्माण, और इसी तरह से कहे तो क्या सभ्य समाज का निर्माण कर पा रही है? किशन जी इसे प्रश्न के दायरे में रखते हैं और इसे बाद की पीढ़ी के पास छोड़ते हैं। आज करीब 40 साल बाद हम लोग इसका पाठ कर रहे हैं, तो इन 40 वर्षों के अंतराल में हमको देखने की एक सहूलियत है कि क्या अगर इस पैरामीटर पर, इस मानक पर हम देखें तो क्या हम विकसित हुए हैं? क्या भौतिक उन्नति तो हमने हासिल कर ली, जीडीपी बढ़ गया और आपको भौतिक चीजों की, उपभोक्ता चीजों की अंबार लगी हुई है, लेकिन क्या हम मनुष्य के तौर पर ज्यादा सभ्य प्राणी, ज्यादा सुसंस्कृत प्राणी, एक कल्चरल बीइंग के तौर पर क्या अपने को विकसित कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जब राजीव जी ने आप लोगों के समक्ष इस पाठ को रखा होगा तो उनके जेहन में ये सारी बातें होंगी, ताकि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस दिशा में अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, जरा ठहर कर एक मनुष्य के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते, एक समाज के सदस्य के नाते इस पूरी विकास प्रक्रिया पर एक बार पुनर्चिंतन तो कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने इस दिशा में सोचा, खासकर रविकांत जी ने तो जिस तरह से अब्दुल कलाम को और गांधी को कोट किया और पैरामीटर्स ऑफ सिविलाइजेशन को रीडिफाइन करने की बात की, या जो हम लोग अब तक सिविलाइजेशन के पैरामीटर्स पश्चिम से उधार लेकर उसके आधार पर पूरे सभ्यतागत विकास को समझने की कोशिश करते हैं, यह लेख उसके समानांतर एक मानवीय चेतना के उन बिंदुओं को रेखांकित करता है जिसके द्वारा हमें सिविलाइजेशनल विकास की ओर देखने की एक वैकल्पिक दृष्टि मिलती है। इस नजरिए से इस लेख का पाठ आप लोगों ने किया और गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हमारी यह नौजवान टोली, हमारी यह जिज्ञासु टोली गांधी का और बेहतर अध्ययन करेगी और शायद बेहतर समाज निर्माण के अपने सपने को अपने दिलों में संजो कर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।